प्रिय बच्चों, मैं आज आपको 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप रहा इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इसके स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का दृष्टिकोण अलग अलग रहा है। विविध इतिहासकारों का दृष्टिकोण इस रूप में रहा है कि इसके स्वरूप के बारे में बहुत अधिक विवादास्पद विषय के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। वस्तुतः इतिहास लेखन वास्तव में एक जटिल कार्य होता है और विद्रोह के स्वरूप संबंधी इतिहास लेखन को हमें यदि इसको समझना है तो इससे संबंधित जो दर्शन है को बिना समझे हम इसको नहीं समझ सकते हैं। इतिहास की किसी भी घटना को विवेचित करने में इतिहासकार का जो दृष्टिकोण है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण स्थान वो रखता है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई इतिहासकार कितना पक्षपात रहित होकर के वस्तुनिष्ठ ढंग से इतिहास लेखन कर रहा है या नहीं। एक इतिहासकार भी एक्चुअल में होता तो एक मानव ही होता है और उसका अपना एक तरह से एक समाज भी होता है, संस्कृति भी होती है, देश, जाति और राष्ट्रीयता आदि सभी होते हैं, जिसका प्रभाव हम कह सकते हैं कि इतिहासकार के व्यक्तित्व एवं लेखन पर बिना पढ़े संभव नहीं रह सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस संबंध में मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या अनेक बार क्या है कि इतिहासकार अपने हितों को पूर्ण करने के लिए भी करता आया है। एक और जहाँ इस विद्रोह या इस घटना को कैम्ब्रिज जो इतिहासकार हैं और कैम्ब्रिज के स्कूल के इतिहासकार ने इसको एक तरह से सैनिक विद्रोह की संज्ञा प्रदान की है। वहीं दूसरी ओर भारत के राष्ट्रवाद से प्रभावित जो विद्वान थे ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा के रूप में कहा है, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। दोनों ही वर्गों के इतिहासकारों में कहीं न कहीं ऐतिहासिक पक्षपात हमें दिखाई देता है कि मालिशन, ट्रेवेलियन, लॉरेंस, होम्स जैसे अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। ये इतिहासकार बौद्धिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ही एक तरह से पोषक रहे थे। उनका मानना था कि यह विद्रोह सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया एवं सैनिकों द्वारा ही इसे लड़ा गया, इसलिए उन्होंने इसको सैनिक विद्रोह कह दिया। प्राय क्या होता है कि इस विद्रोह को आम जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। बंगाल नेटिव आर्मी ने में विद्रोह को
आम जनता का समर्थन एक तरह से इसमें नहीं था। नेटिव आर्मी विद्रोह करने की एक तरह से परंपरा थी। अब हम ये कह सकते हैं कि सैनिकों ने अनेक कारणों से इससे पूर्वी विद्रोह उन्होंने किए थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही सैनिकों ने किसी बात को लेकर के विद्रोह कर दिया हो। लेकिन 1857 के विद्रोह में विद्रोह के कारणों की तीव्रता अत्यंत ही सघन थी। 1857 के सभी कारण, विद्रोह के सभी कारण किसी न किसी रूप में सैनिकों से संबंधित थे, उनसे जुड़े हुए थे। यदि हम अवध की बात करें तो अवध के किसानों पर अत्याचार किया जाता था, तो इसका सीधा प्रभाव बंगाल नेटिव आर्मी के सैनिकों पर पड़े बिना नहीं रह पाया, क्योंकि अवध उनका एक तरह से घर था। जॉन लॉरेंस एवं सीले जैसे विद्वानों का मानना है कि यह सैनिक विद्रोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सीले ने तो यहाँ तक कहा है कि यह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही सर्वसाधारण का समर्थन इसको प्राप्त था। लेकिन इस विद्रोह को मात्र एक सैनिक विद्रोह कह देना या मान लेना ऐतिहासिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विद्रोह में रियासतों के असंतुष्ट राजाओं, अपदस्थ जमींदारों एवं किसानों के द्वारा भी इसमें सहभागिता निभाई थी। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि विद्रोह सैनिकों द्वारा अवश्य प्रारंभ किया, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन भारत के सभी छावनियों में स्थित सैनिकों द्वारा इसमें भाग नहीं लिया था। स्वयं अनेक भारतीय सैन्य टुकड़ियाँ द्वारा विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया, और इसी कारण से सैनिक विद्रोह इसको नहीं कहा जा सकता, मात्र सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विद्रोह में गैर सैनिक घटनाएं भी हुई थी जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं थी। 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संबंध में L.E.R. रीज का कहना था, और वो अत्यधिक विचित्र भी लगता है। उन्होंने कहा है कि यह हिंदू मुस्लिम कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यद्यपि एक कारण के रूप में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप किया जाता था, लेकिन विद्रोह के अन्य कारण इस संबंध में अधिक महत्वपूर्ण थे। मध्ययुगीन धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुस्लिम अंग्रेज सभी के मस्तिष्क में एक तरह से विद्यमान थी, और दोनों पक्ष अनेक बार अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपने धर्म का एक तरह से आश्रय लिया करते थे, और इस संघर्ष में अंग्रेज विजयी अवश्य हुए, लेकिन इसमें ईसाईयत उनका विजय नहीं हुआ था। नहीं हिंदू एवं मुस्लिम धर्म पराजित हुआ। अब इस विजय के उपरांत मिशनरियों की गतिविधियां एक तरह से बढ़ जाना स्वाभाविक था। दूसरी तरफ कह सकते हैं नए विद्रोह प्रजातियों अथवा जातियों का विद्रोह था। अंग्रेजों के मन में श्वेत जाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत तो विद्यमान था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की ओर से लड़ने वालों में काले सैनिकों की संख्या भी एक तरह से कम नहीं थी। मेरठ एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों
से ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि काले सैनिकों ने अपने गोरे अधिकारियों को के विद्रोहियों को के हाथों से एक तरह से बचाया था। मेरठ में 9 मई की शाम को एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी डेऊ गफ को सैनिकों ने सूचित किया कि रविवार 10 मई को निश्चित रूप से सैनिकों का विद्रोह प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए वो वहां से भाग खड़े हुए। गफ को जबरन घोड़े पर बिठा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इसी प्रकार कैप्टन क्रेगी एवं लेफ्टिनेंट मैगजी के परिवारों की रक्षा भी सैनिकों द्वारा ही की गई थी। जिन अंग्रेज सेनाओं ने इस विद्रोह का दमन किया उसमें बड़ी संख्या में काले सैनिक भी विद्यमान थे। इसलिए इस विद्रोह की प्रकृति को जातियों के बीच युद्ध करना भी एक तरह से उचित नहीं है, असंगत प्रतीत होता है। श्वेत जातीयता के सिद्धांत से प्रभावित T.R. होम जैसे इतिहासकारों ने इस विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा है। अंग्रेज स्वयं को सभ्य एवं भारतीयों को असभ्य मानते थे। उन्होंने सभ्यता एवं असभ्यता को निर्धारित करने वाले मापदंडों का एक तरह से फिर इसमें निर्धारण भी नहीं किया। दोनों ही पक्ष की ओर से ऐसे अनेक कृत्य किए जो आधुनिक मानवतावादी मूल्यों के आधार पर असत्य कहे जा सकते हैं। तो मोटे रूप में हम इस विद्रोह को कई अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग रूप में कहा है, लेकिन इतना है कि भारतीयों ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद।